हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं हूं गीत और स्टडी विद गीत इस चैनल पे मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं एस के पांडे की पूरी किताब सबसे आसान शब्दों में पूरी लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करने वाली हूं। आप लोगों को बस करना क्या है, बैठ जाना है, बुक रख लेना। अगर बुक नहीं भी रखना है तो मैं पूरी बुक आपके सामने पीडीएफ फॉर्म में जा रही है, आप उसको बस देखते जाना। जो भी इंपॉर्टेंट है मैं उसको बार बार आपके माइंड में बार बार बोलूँगी ताकि वो आपके माइंड में अंदर तक घुस जाए। तो दोस्तों चलो मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे फर्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट, आधुनिक भारत का पार्ट, यूरोपीय कंपनियों का आगमन। ठीक है दोस्तों, तो चलो मैं अब स्टार्ट करती हूँ। प्राचीन काल में भारत और यूरोप के बीच व्यापारिक संबंध यूनानियों के साथ आरंभ हुए थे। तो आपको यह जो सबसे पहले क्या था, प्राचीन, फिर मध्य, फिर आधुनिक। तो प्राचीन काल में यूरोप और भारत के बीच जो व्यापारिक संबंध था वो किसके साथ स्टार्ट हुआ? तो वो स्टार्ट हुआ यूनानियों के साथ। मध्यकाल में यूरोप का भारत से कई व्यापार कई मार्गों से होता था। मध्यकाल में भारत का यूरोप से जो व्यापार था वो कई मार्गों से होता था, जिसमें दो मार्ग बहुत इंपॉर्टेंट थे, आपको याद रखना है। एक है बंगाल की ये लाल सागर और दूसरा है पारस की खाड़ी। ठीक है, लेकिन आपको मैं शॉर्ट फॉर्म में बताते जा रही हूँ। लाल सागर और पारस की खाड़ी दो प्रमुख मार्ग थे, ठीक, जिससे होके व्यापार होता था मध्यकाल में। जी, इसमें पारस की खाड़ी वाला मार्ग ज़्यादा प्रचलित था, क्योंकि लाल सागर का जो मार्ग था वहाँ पे बहुत अधिक कोहरा रहता था, तो लोग उधर से जाने से बचते थे, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट होता था उधर से जाना। अब एशिया का जो अधिकांश व्यापार था आधुनिक काल मध्यकाल में, तो वो किसके साथ था? अरब वासियों के साथ था। जबकि भूमध्य सागरीय और व्यापारीय यूरोपीय व्यापार इतावली व्यापारियों के एकाधिकार में था। को याद रखना है, भूमध्य सागरीय और यूरोपीय व्यापार किसके एकाधिकार में था? इतावली व्यापारियों के एकाधिकार में। यह व्यापार पूर्वी देशों के साथ क्यों प्रसिद्ध था? गरम मसाले के लिए बहुत प्रसिद्ध था, क्योंकि गरम मसाला आप जानते हो जिसकी मांग यूरोप में बहुत अधिक थी। क्योंकि आप जानते हो यूरोप में बहुत अधिक ठंड पड़ती है, और जारे में वो जो गोश्त खाते हैं, गोश्त जो हम अपनी लेमन लैंग्वेज में बोल सकते हैं, मीट मछली, उसमें नमक और काली मिर्च यही खा के वो जिंदा रहते थे। ठीक है, यूरोप, क्योंकि यूरोप के लोग हमारे साथ पूर्व से व्यापार करने के लिए इसलिए आग्रसित होते थे क्योंकि यहाँ पे गरम मसाला जो होता था उसकी बहुत अच्छी क्वालिटी की होती थी और इसकी मांग बहुत ज़्यादा यूरोप में होती थी। लेकिन एक प्रॉब्लम तब आया, आराम से दो रास्ता था, बंगाल की खाड़ी, ये फारस की खाड़ी और लाल सागर। लाल सागर का यूज़ लोग ज़्यादा नहीं करते थे क्योंकि वहाँ बहुत अधिक कोहरा होता था, ज़्यादा यूज़ करते थे फारस की खाड़ी का। लेकिन एक प्रॉब्लम तब आया 1453 में कस्तुनतुनिया पर तुर्कों ने अधिकार कर लिया। ठीक है, तो अब कस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया, तो वो यूरोपीय व्यापारियों को अपने साम्राज्य से होकर व्यापार करने की सुविधा देने से मना कर दिए। जब 1453 में कस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया तो वो मना करने लगे यूरोप के लोगों को उनके अधिकार क्षेत्र से व्यापार करने के लिए। ठीक है, पहले और वेनिस और जेनेवा के व्यापारियों का यूरोप और एशिया के बीच जो व्यापार था उस पर उनका एक अधिकार हो गया। कौन से दो देश थे? वेनिस और जेनेवा। लेकिन जो यूरोप के नवीन राष्ट्र थे जैसे स्पेन और पुर्तगाल, ये व्यापार से एकदम ही बाहर बहिष्कृत थे। गरम मसाले के महत्व और भारत का विख्यात वैभव, आप जानते हो कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। ये हर तरह की समृद्धि और संपदा से परिपूर्ण था। तो यहाँ वहाँ यूरोप के लोग हम लोगों से व्यापार करने के लिए बहुत अधिक लालायित रहते थे। तो अब वो सोचते थे कि हम इस लफड़ा में भी ना पड़े और आसानी से व्यापार करें। इसके लिए उन्होंने बहुत ही कम जोखिम भरा मार्ग ढूंढने की कोशिश की। ये लोग अरब और वेनिस के व्यापारियों के एकाधिकार को तोड़कर तथा तुर्की से झगड़ों से, मतलब अरब और वेनिस का एकाधिकार था उसको तोड़ना चाहते थे, लेकिन तुर्की से झगड़े से बच के। तो 15वीं शताब्दी में जब पुनर्जागरण, यूरोप में पुनर्जागरण हो रहा था, तो उस टाइम नई नई औद्योगिक क्रांति हो रही थी, जिसमें जहाज रानी निर्माण और नौ परिवहन विज्ञान में महान प्रगति हुई। किसमें? जहाज रानी निर्माण और नौ परिवहन विज्ञान में महान प्रगति हुई। इस समय कुतुबनुमा एक दिशा सूचक है जिसका आविष्कार हो सका था, जो दिशा बताता है। नए भौगोलिक आविष्कार और व्यापारिक मार्गों की खोज में पुर्तगाल के लोग बहुत अग्रसनी थे, अग्रणी थे, मतलब बहुत आगे थे। पुर्तगाल के राजकुमार प्रिंस हेनरी द नेविगेटर के सतत प्रयोगों से भौगोलिक खोजों का कार्य आसान हो गया। पुर्तगाल के राजकुमार थे प्रिंस हेनरी, उन्होंने द नेविगेटर का खोज किया था, जिसके मदद से भौगोलिक खोज का कार्य बहुत आसान हो गया था, स्पेन और पुर्तगाल। क्योंकि पता है ये दो देश जो थे वो नवीन यूरोप के राज थे और ये पूरब से के साथ व्यापार करने से वंचित थे।
फिर यूरोपीय और स्पेन वासियों ने भौगोलिक खोजों का युग प्रारंभ किया। यूरोप और स्पेन के वासियों, पुर्तगाल के एक नाविक थे जिसका नाम है बार्थोलोमोडियाज। याद याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पुर्तगाल के नाविक बार्थोलोमोडियाज ने 1487 में उनतमासा अंतरिप, कब आपको याद रखना है, कब कब डेट याद रखना है, क्योंकि फैक्ट आते हैं बीपीएससी में, तो इसलिए मैं इसको बार बार रिपीट कर रही हूँ। बार्थोलोमोडियाज ने 1487 में उनतमासा अंतरिप की खोज की। 1487 में बार्थोलोमोडियाज ने उनतमासा अंतरिप की खोज की, जिसे तूफानी अंतरिप भी कहा जाता है। ठीक है। और आपको पता है जैसे अमेरिका की खोज किसने की, तो कोलंबस ने। कब की, 1494 में। लेकिन ये निकले थे भारत पहुंचने के लिए, लेकिन भारत को खोजते खोजते अमेरिका को खोज निकाला। 1494 में कोलंबस ने भारत पहुंचने का मार्ग ढूंढते हुए अमेरिका को खोज निकाला। अब देख रहे हो यहाँ अमेरिका को उन्होंने खोज निकाला। 1498 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पे इसको याद रख सकते हो। पुर्तगाल के एक निवासी थे वास्को डिगामा ने उनतमासा अंतरिप, जिसको तूफानी अंतरिप कहते हैं, जिसकी खोज बार्थोलोमो डियाज ने की थी 1487 में, उसका चक्कर काटते हुए वो भारत की खोज में सफल हो गए। अब याद रखना है कि 1494 में कोलंबस ने खोज निकाला अमेरिका को, लेकिन वो खोजने किसको निकले थे, भारत को। और 1498 में पुर्तगाल के निवासी वास्को डिगामा ने उनतमासा अंतरिप का चक्कर लगाते हुए भारत तक पहुंचने में सफलता हासिल की। ठीक है, यहाँ तक आपको एक एक लाइन क्लियर हो गया बेसिकली। अब हम आते हैं कि उस टाइम जो हमारे देश में किस चीज़ का व्यापार बहुत फेमस था। एक मसाले, रेशम, आप यहाँ देख रहे हो मसाला, रेशम, चीनी मिट्टी और लाख, ये मालाबार तट पे लाया जाता था और यहाँ से लाल सागर और फारस की खाड़ी में भेजा जाता था पश्चिमी देशों में। पश्चिमी देशों में और भी दो चीज़ बहुत फेमस है, एक सूती कपड़ा और नील। मसाला और जड़ी बूटी तो हुई। इस समय गुजरात से भारी मात्रा में सूती कपड़ों का निर्यात होता था। 1500 के लगभग भारत के समूचे व्यापार में नियंत्रित करने वाला एक प्रमुख संप्रदाय थे, जो थे कोरोमंडल के चेटियार समुदाय। कौन थे, कोरोमंडल के चेटियार समुदाय। बंगाल की खाड़ी के समूचे क्षेत्र, विशेषकर कोरोमंडल से मलक्का तक के व्यापार में उनकी बड़ी भूमिका थी। इस व्यापार के साथ उनके एक अन्य दक्षिण पूर्वी व्यापारी, एक तेचुलिया मुसलमान के लोग भी इस टाइम थे। बहुत दो याद रखना है, कौन से थे, 1500 में चेटियार समुदाय कोरोमंडल में, और चुलिया मुसलमान। तो आपको ये याद रखना है कि भारत में यूरोपियों के आने के क्रम में, ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट लगा दे रही हूँ, आप प्लीज़ मेरी बातों को ध्यान से सुने। भारत में यूरोपियों के आने के क्रम में सर्वप्रथम कौन थे, पुर्तगाली थे। ठीक, उसके बाद कौन आए, डच, फिर कौन आए, अंग्रेज, फिर आए डेनिश और फ्रांसीसी। हालांकि अंग्रेज जो है डच के बाद आए थे, परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना डच ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले हो गई थी। तो आपको सबसे पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीसी। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना डच ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले हो गई थी, ये याद रखना है। अब हम नेक्स्ट आते हैं, अब हम पूरा डिटेल में एक एक लाइन, एक एक बुक की मैं एक एक लाइन एक्सप्लेन करते जा रही हूँ। अब आते हैं पुर्तगाली पे। यूरोप वासियों में सर्वप्रथम कौन आए थे, भारत, पुर्तगीज आए थे। उनतमासा अंतरिप, जिसको तूफानी अंतरिप भी कहा जाता था, जिसकी खोज किसने की थी, 1487 में बार्थोलोमो डियाज ने। उसका चक्कर लगाते हुए वास्को डिगामा यहाँ पहुंचे थे कब, 17 मई, ये डेट आपको याद रखना है, 17 मई 1498। किसकी सहायता से, अब्दुल मुरीद नामक गुजराती एक पथ प्रदर्शक था। अब्दुल मुरीद नामक एक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से ये 17 मई 1498 ईस्वी को ये भारत के कालीकट बंदरगाह पे ये पहुंचे थे। ठीक है, और कालीकट में बसे जो थे अरबवासी, ये इनके प्रति कैसा रवैया निकाय, वैमन मतलब अच्छा स्वागत नहीं किया। लेकिन कालीकट के एक हिंदू राजा थे जिसका नाम था जमोरिन, देख रहे हो यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है जमोरिन, इन्होंने इनका हार्दिक स्वागत किया और गिफ्ट के फॉर्म में इनको मसाले और जड़ी बूटी ले जाने की आज्ञा दी। वास्को डिगामा इस माल को यात्रा व्यय के निकालने के, जितना आने जाने में खर्चा लगा उसको निकालने के बाद भी इनको कितना मुनाफा, आप सोच सकते हो, 60 गुना मुनाफा, आप सोचिए। इस तरह पुर्तगाल की राजधानी थी लिस्बन, कुछ समय के लिए समस्त यूरोपीय व्यापार का केंद्र बन गई। अब पुर्तगाली शासक जो थे मैनुअल वन, ये वाणिज्य के प्रधान की उपाधि धारण की गई। हाँ, वाणिज्य के प्रधान। 1500 फिर 1498 में कब आए थे, 17 मई 1498 को। कहाँ पे आए थे, तो आपको याद रखना है, कालीकट बंदरगाह पे। और कौन सा राजा इसका स्वागत किया था, तो जमोरिन। और ये बेच के 60 गुना ज्यादा
तो 1498 में आने के बाद फिर 1500 में दूसरा पेड्रो अल्वारेज कैबल के नेतृत्व में द्वितीय पुर्तगाली अभियान कालीकट पहुंचा और इसने कालीकट बंदरगाह में दूसरे टाइम कौन आया? पेड्रो अल्वारेज कैबल के नेतृत्व में द्वितीय पुर्तगाली अभियान कालीकट पहुंचे। ठीक, तो इसने कालीकट बंदरगाह में एक अरबी जहाज को पकड़कर जमोरिन को खुश करने के लिए सोचा, अरे वास्को डी गामा को इसने इतना गिफ्ट दिया तो मुझे भी देगा। खुश करने के लिए इन्होंने अरबी जहाज ही पकड़ के हिंदू राजा जमोरिन को उपहार स्वरूप दे दिया। ठीक है, आपको मैं जितना बुक में है एक एक लाइन एक्सप्लेन कराती जाए। फिर सबसे पहले 1498 में आया, फिर 1500 में कौन आया था? पेड्रो अल्वारेज कैबल। फिर से 1502 में वास्को डी गामा फिर से भारत आया। ठीक है, तो आपको जो जो इंपॉर्टेंट है मैं यहाँ लिख दे रही हूँ और वैसे भी हाईलाइट है। 1503 सबसे पहले ये याद, पुर्तगालियों ने कोचीन में, कहाँ पे? तो कोचीन में अपनी पहली फैक्ट्री लगाई। तो आपको याद रखना है, पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पे लगाई? कोचीन में। 1505 में उन्होंने कनूर में दूसरी फैक्ट्री लगाई। कहाँ पे? 2 में फिर से आया, 3 में पुर्तगाली कोचीन में लगाए और 5 में कनूर में। 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को प्रथम पुर्तगाली वाइसराय बनाकर भारत भेजा गया। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को प्रथम पुर्तगाली वाइसराय बनाकर भारत भेजा गया। पुर्तगालियों के यूरोप और भारत के बीच एक सीधा समुद्र मार्ग खोजने के पीछे, जो ये खोजे थे, आपको पता है इसके पीछे आर्थिक और धार्मिक रीजन दोनों सक्रिय थे। क्योंकि आर्थिक रीजन ये था कि उनको यहाँ से व्यापार करना था और धार्मिक कारण ये था कि वो तुर्कियों की जो मुसलमान की जनसंख्या थी, वो तुर्कियों के बढ़ते हुए प्रभुत्व को देखते हुए वो एशिया के लोगों को ये ईसाई बनाकर तुर्कियों के खिलाफ खड़ा करना चाहते थे। ठीक है, तो आपको याद रखना है सबसे इंपॉर्टेंट, 1498 में वास्को डी गामा आया। कब? 17 मई को। उसके बाद दोबारा कब? 1502 में। फिर 1500 में कौन आया? तो पेड्रो अल्वारेज कैबल आया था। वो क्या किया था? अरब का ही एक जहाज पकड़ के जमोरिन को दे दिया। ठीक, फिर आपको याद रखना है 1503 में सबसे पहली फैक्ट्री लगाई कोचीन में, फिर 1505 में लगाई, 1505 में फिर कनूर में लगाई और 1505 में ही फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को प्रथम पुर्तगाली वाइसराय बनाकर भारत भेजा गया। कौन सा? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अब हम फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को पूरा डिटेल में पढ़ते हैं। कब से कब तक था? 1505 से 1509। अल्मीडा को भारत का प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कहा जाए, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। उसे सरकार की ओर से निर्देश था कि वह भारत में ऐसे पुर्तगाली दुर्ग बनाए जिसका लक्ष्य सुरक्षा ना होकर हिंद महासागर के व्यापार पर पुर्तगालियों के लिए नियंत्रण स्थापित करना था। जो हिंद महासागर है उसमें व्यापार पर पुर्तगालियों का पूरा नियंत्रण होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने एक बहुत ही शांतिपूर्ण व्यापार प्रणाली अपनाई और इसका नाम था ब्लू वाटर पॉलिसी। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा कब से कब तक थे? 5 से 9 तक, और ये प्रथम पुर्तगाली गवर्नर थे या वाइसराय कह सकते हो, और इन्होंने एक ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति अपनाई। ठीक है, अब फ्रांसिस्को डी अल्मीडा संयुक्त मुस्लिम सैनिक, जिसमें कौन कौन थे? गुजरात, मिस्र और तुर्की के चोल के समीप एक युद्ध हुआ था, इसमें पराजित हो गए थे 508 में और इनका पुत्र ये मारा गया था। लेकिन अपनी वापसी से पूर्व 1509 में इसने संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बेड़े को पराजित किया, क्योंकि एक तरह का बदले की भावना था, क्योंकि 8 में इसका पुत्र इस युद्ध में मारा गया था। इस विजय से एशिया में ईसाई जगत की नौसेना श्रेष्ठता स्थापित हो गई। नौसैनिक में ये पुर्तगाली सबसे। 16वीं शताब्दी में हिंद महासागर, बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंद महासागर को पुर्तगाली सागर के नाम से जाना जाने लगा, मतलब परिवर्तित होगा, क्योंकि हिंद महासागर में पुर्तगालियों के व्यापार में पूरा बोलबाला था। तो हिंद महासागर को 16वीं शताब्दी में किस नाम से जाना लगा? तो पुर्तगाली सागर के रूप में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक आप लोगों को पूरा अच्छे से समझ में आ गया, मुझे उम्मीद है। अब हम आते हैं फ्रांसिस्को डी अल्बुक, क्योंकि 5 से 9 तक थे, ये था पुर्तगाली वाइसरॉय, और इसके जाने के बाद आया फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क। ठीक, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट अल्मीडा की क्या थी? कौन सी पॉलिसी? ब्लू वाटर पॉलिसी, आपको याद रखना है। अल्मीडा के बाद ये कर्क जो था ये गवर्नर बना। ठीक, इसे भारत में पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, क्योंकि इसके काल में पुर्तगालियों ने महानता को स्थापित किया। वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इसने कोचीन को अपना मुख्यालय बनाया। ठीक है, पहली कहाँ पे लगाई थी पुर्तगालियों ने? पहला 503 में कोचीन में, दूसरा 505 में कनूर में। तो इन्होंने कोचीन को बनाया, मुख्यालय बनाया।
उसके बाद 1510 ईस्वी में अलबुकर्क ने बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा को जीत लिया। तो गोवा को कब जीता आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, 1510 में कोचीन में अपना मुख्यालय बनाया। और किससे जीता, तो बीजापुर के आदिल साहिल सुल्तान से। गोवा के विजय से दक्षिण पश्चिम समुद्र तट पर पुर्तगाली नौसैनिक प्रभुत्ता की मोहर लग गई। गोवा में जैसे ही इन्होंने विजय हासिल की तो पुर्तगाली नौसैनिक का जो महत्ता था उस पर मोहर लग गया। इसके साथ ही भारत के क्षेत्रीय पुर्तगाली राज्य की स्थापना हो गई। अलबुकर्क ने 1510 में तो गोवा जीत लिया और 1511 में ही दक्षिण पूर्वी एशिया की महत्वपूर्ण मंडी मलक्का पर भी इन्होंने अपना स्थान नियंत्रण स्थापित। 10 में उन्होंने जीता गोवा और 11 में मलक्का पर को भी इन्होंने जीत लिया। फारस की खाड़ी के मुख पर स्थित था हरमुज, उस पर भी इन्होंने अपना अधिकार कर लिया 1515 में। ये तीनों नगर सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थे, क्योंकि बार बार प्रयास करने पर भी पुर्तगाली अदन पर, जो लाल सागर के पास था, उस नियंत्रण कुंजी थी, उस पर अपना अधिकार प्राप्त नहीं कर सके थे। तो लेकिन इन्होंने गोवा जीत लिया 10 में, 11 में मलक्का जीत लिया और फारस की खाड़ी का जो मुख पर था हरमुज, इस पर भी इन्होंने अपना अधिकार कर लिया 1515 में। लेकिन अदन पर नहीं कर पाए थे, जो लाल सागर के व्यापार के नियंत्रण की कुंजी थी। अलबुकर्क जो थे, भारत में आपको पता है कि धार्मिक और आर्थिक दोनों रीजन थे। पुर्तगीज की आबादी बसाना चाहते थे, इसके लिए उन्होंने अपने स्वदेशवासियों को भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। और अलबुकर्क ही वो प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सती प्रथा बंद कर दी। किंतु उनकी नीति में एक बहुत बड़ी बुरी बात यह थी कि वो मुसलमानों से बहुत नफरत करते थे, उनको बहुत तंग करते थे। जो भी हो, उन्होंने वफादारी के साथ पुर्तगीजों की सेवा की और 1515 में इसकी मृत्यु हो गई। उस समय पुर्तगीज भारत की सबसे सबल जल शक्ति बन चुकी थी और पश्चिमी समुद्र तट पर उनकी तोती बोलने लगी थी। वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है आपको याद रखना है, अल्फांसो डी अलबुकर्क। 9 से 15 ये दूसरे वाइसराय थे और इन्होंने अपनी मुख्यालय कहाँ बनाई, कोचीन। 10 में इन्होंने गोवा जीत लिया, 11 में इन्होंने मलक्का पर नियंत्रण कर लिया और 15 में हरमुज पे भी। ठीक है, 1515 में इनकी मृत्यु हो गई। एक एक चीज आपको समझा रही हूँ मैं, मुझे उम्मीद है कि शायद आपके समझ में आ रही होगी। तो सबसे पहले अब अलबुकर्क भी, अल्मीडा आया, फिर आया अलबुकर्क, फिर उसके बाद अलबुकर्क के बाद नीनो डी कुहा, वो 5 से 9, ये 9 से 15 और नीनो डी कुहा कब से थे, 29 से 38। अलबुकर्क के बाद यह प्रमुख पुर्तगाली गवर्नर था। हाँ, अलबुकर्क। उसके बाद इसने 1530 में अपनी सरकारी कार्यालय कोचीन से इन्होंने गोवा कर ली। अलबुकर्क कहाँ पे बनाया था मुख्यालय अपना, कोचीन, और इन्होंने कोचीन से गोवा स्थानांतरित कर लिया। इस प्रकार गोवा भारत में पुर्तगालियों की औपचारिक राजधानी बन गई। गोवा कुन्हा ने मद्रास के निकट सैंथोम और बंगाल में हुगली में, मद्रास के निकट इन्होंने सैंथोम में और हुगली में पुर्तगाली बस्तियां स्थापित करके भारत में पूर्वी समुद्र तट की ओर पुर्तगाली वाणिज्य का विस्तार किया। 1534 में, ये याद रखना है, 1534 में इन्होंने बेसिन पर और 1535 में इन्होंने द्वीप पर अधिकार कर लिया। इसका गुजरात के शासक बहादुर जहां से बेसिन के विषय में समझौता हो गया था। 1534 में बेसिन पर और 35 में द्वीप पर। गोवा में कब इन्होंने विजय हासिल की थी, 1510 में, और इन्होंने गोवा को अपना मुख्यालय कब बनाया, 1530 में। लेकिन दीवार खड़ी करने के बहादुर शाह जो थे, उनका झगड़ा हो गया पुर्तगालियों के साथ और इसी झगड़े में बहादुर शाह समुद्र में गिर गए थे। पुर्तगाली धीरे धीरे समुद्र के सम्मुख कुछ महत्वपूर्ण बस्तियां बसाई पुर्तगालियों की। 1559 ईस्वी में दमन पर भी उनका अधिकार हो गया। नीनो डी कुहा के समय कौन कौन थे, 34 में बेसिन पर, 35 में द्वीप पर और 59 पर इसने दमन में भी अपना अधिकार कर लिया। इनकी बस्तियों में द्वीप, दमन, सस्टी, बसई, चोल, बम्बई, मद्रास के निकट शांतोमी और हुगली बंगाल में, इस जगह पर इन्होंने अपनी पुर्तगाली बस्तियां बसाई। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए मुझे लगता है मैं तीनों पुर्तगालियों का आगमन और अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, नीनो डी कुहा तक। अब मैं आगे आने वाले लेक्चर में सारा एक्सप्लेन करूँगी, पुर्तगाली की किस तरह से नियंत्रण स्थापित किए और कैसे उनका पतन हो गया और आगे आने वाली सभी यूरोपीय कंपनी की। तब तक के लिए धन्यवाद
और जय हिंद दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इससे थोड़ा बहुत भी मदद मिली होगी। अगर इससे आप लोगों को थोड़ा बहुत भी अगर सही में मदद मिली तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।